बिजली के बिल बढ़ते चले गए हैं और 2000 अरब रुपए से जायद कैपेसिटी पेमेंट, यानी वो बिजली जो बनी नहीं है उसकी कीमत पाकिस्तान के लोगों ने अपने बिजली के बिलों में अदा की है। 5 IPPs के साथ जो मुआहदे हैं वो ख़त्म किए गए हैं, जिसको हमने अप्रिशिएट किया है। मज़ीद 8 IPPs के साथ रीनिगोशिएट हो रहा है और हम ये समझते हैं कि हुकूमत को इस काम में तेज़ी दिखानी चाहिए, इसलिए कि इस वक्त जो सनतों की सूरत हाल है, इस वक्त जो तिजारत की सूरत हाल है और पाकिस्तान के आम शहरी की सूरत हाल है, ये बिजली के बिलों का बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मौसम कदरे बेहतर हुआ है लेकिन इसके बावजूद भारी भारी बिल आ रहे हैं और थोड़े से यूनिट पर जो है बहुत बड़ा 65 रुपये और 75 रुपये तक, 77 रुपये तक जो है वो मामला चला जाता है। और आप सोचें कि ये सारे टैक्स और पर यूनिट कॉस्ट मिलाकर जब इतनी बड़ी रकम बनती है तो लोग कहाँ से अदा करेंगे। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ तालीम की सूरत हाल, इंतहाई महंगी तालीम बच्चों को मिल रही है। अगर आप अच्छी तालीम दिलाना चाहते हैं तो वो इंतहाई ज़्यादा कीमत में मिलती है। तो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, तनख्वाहदार लोग होते हैं, छोटे छोटे काम करने वाले, वो अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन फिर जब बिजली के इतने और गैस के भारी बिल आएंगे तो कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे और कहाँ से बिल अदा करेंगे और कैसे जो है कॉटेज इंडस्ट्री चलेगी और कैसे सनतें चलेंगी। तो ये जो हुकूमत आदाद शुमार बयान कर रही है कि महंगाई कम हो गई है और तमाम हमें ऐसे अलामात नज़र आ रही हैं, इशारे मिल रहे हैं कि जिससे मईशत बेहतर हो गई है, तो हमारी समझ में नहीं आता कि ये आदाद शुमार कहाँ से आते हैं। इसलिए कि आप जब ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं, किराना स्टोर पर जब चीज़ें ख़रीदते हैं, जब आटा, चीनी, दाल, घी और घर का सौदा सुल्फ लेते हैं तो पता ये चलता है कि वो तो पहले से ज़्यादा आपका बिल बन रहा है। बिजली के बिल में कोई कमी नहीं हो रही, गैस के बिल में मज़ीद इजाफा हो रहा है। ऐसी सारी सूरत हाल में महंगाई कहाँ कम हो रही होती है? ये इनकी प्रेजेंटेशंस में कम हो रही होती है, ये इनके नंबर्स में कम हो रही होती है और ये खुद भी इसका शिकार होते हैं और पूरी कौम को भी गलत बयानी से काम लेकर गलत डायरेक्शन में डालने की कोशिश करते हैं। एक ही रास्ता है इस वक्त फौरी तौर पर रेमेडी देने का और वो ये है कि बिजली के बिलों में कमी की जाए। हुकूमत ने कहा कि जब ये 5 IPPs बंद हुई हैं तो 441 अरब रुपए का कौमी खजाने को फायदा हुआ है। इसी तरह से ये जो 8 IPPs इस वक्त जिनसे रीनिगोशिएट हो चुका है उससे भी 112 अरब रुपए का फर्क पड़ रहा है। और इसी तरह से उसके बाद फिर 18 IPPs हैं जिनसे टेक और पे के बजाय टेक एंड पे के मुआहदे किए जाएंगे। और ये अच्छी बात है, टेक और पे का मुआहदा ही गलत था। यानी इसका मतलब ये था कि आप खर्च करें ना करें, बनाएं ना बनाएं, आपको जो है कैपेसिटी के मुताबिक पेमेंट करनी है। लेकिन टेक एंड पे में कम से कम इतना ज़रूर है कि जितनी बिजली इस्तेमाल होगी उसके ही पैसे चार्ज होंगे। तो 18 अगर IPP से ये होगा तो इसका जो फ़र्क है उस वक्त पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी जब आप बिजली के बिल कम करेंगे। अगर बिल कम नहीं करेंगे और आप चाहेंगे कि जो आपको टैक्स वसूल करने में जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, जो करप्शन की वजह से FBR काम नहीं कर पा रहा, तो उस डेफिसिट को आप इस तरह पूरा करेंगे तो ये दुरुस्त रवैया नहीं है, इससे मईशत ठीक नहीं होगी। मईशत को ठीक करना है तो एनर्जी की कॉस्ट को ठीक करना होगा, वरना फिर ये सनतें नहीं चल सकती। कितनी सनतें फैसलाबाद में बंद हैं, कितनी सनतें कराची में बंद हो रही हैं, कितनी सनतें जो है वो मुल्क के बाकी हिस्सों में बंद हो रही हैं। और बहुत बड़ी रीज़न ये है कि आप कम्पिटिटिव ही नहीं रहे, एक्सपोर्ट के ऊपर असर पड़ रहा है। यानी जिस एक्सपोर्ट को ग्रो करना चाहिए था और हमारे लिए इम्कानात मौजूद थे कि हम खास तौर पर गारमेंट्स में और टेक्सटाइल में अपने आप को आगे बढ़ा सकते थे, वो अगर एक जगह पर स्टेगनेंट है या थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी बिजली की कॉस्ट को और जो एनर्जी की कॉस्ट को है उसको जब ठीक नहीं कर रहे तो हम मार्केट को अवेल नहीं कर पा रहे, जबकि इम्कानात मौजूद हैं। इसलिए बिजली की कीमत कम किए बगैर मुल्क की मईशत ठीक नहीं हो सकती। शॉर्ट टर्म में तो अगर कोई हिकमत अमली हो सकती है तो वो यही है। और जमात इस्लामी के अलावा हम देखते हैं कि पूरे मुल्क में किसी को परवाह भी नहीं है। अब ये जो जेन्युइन मसला है अवाम का, इस पर ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बात करती है, ना कहीं और से कोई आवाज़ उठती है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि हम अवाम का ये मुकदमा लड़ रहे हैं मुसलसल। हमारी हक दो अवाम तहरीक चल रही है। कल सरगोदा में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा जलसा आम था और उसमें नौजवानों की और ख़वातीन की जितनी बड़ी शिरकत थी, रात देर तक वो जलसा चला है। तो हम ये समझ सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक चार्ज मौजूद है और हमारी जो मेंबरशिप कैंपेन है उसने लोगों को मुतासिर भी किया है और बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त भी लोग मेंबर बन रहे हैं। लिहाजा हमने
ये फैसला किया है कि मेंबरशिप कैंपेन भी चलती रहेगी और कमेटियों का क़याम, अवामी कमेटियां बनाएंगे, मजदूर कमेटियां, किसान कमेटियां, और इसी तरह से नौजवानों की कमेटियां, मोहल्ला कमेटियां, लीगल कमेटियां, और इस तरह से हम पाकिस्तान के नौजवानों की और पाकिस्तान के जो प्रोफेशनल लोग हैं, या सनतकार या ताजिर या किसान, इन सबको अपने साथ इंगेज करेंगे और एक कुव्वत में ढलेंगे। इसलिए कि पाकिस्तान में ये जो आम आदमी का मसला है, आम किसान का मसला है, आम मजदूर का मसला है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, कोई इस पर बात नहीं करता। 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, इस तरह की तरमीम के ऊपर सब एक साथ हो जाते हैं, मिलकर जो है वो अदलिया के ऊपर कब्जा करते हैं, और फिर उसके बाद जैसे ही जो है वो ये सब चीजें वसूल हो जाती हैं तो फिर उसके बाद उसूल शुरू हो जाते हैं कि 27वीं को नहीं करने देंगे, फिर 27वीं में कोई ना कोई चीज हो जाएगी, फिर इकट्ठे हो जाएंगे। तो इन लोगों का तो काम यही है, ये अपने अहदाफ के मुताबिक करते रहेंगे, और कोई डायरेक्टली और कोई इनडायरेक्टली इस पूरे आइन का भी हुलिया बिगाड़ने में किरदार अदा कर रहा है, और अवाम के हवाले से भी किसी का कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में मौजूद है। तो ये मेंबरशिप कैंपेन के बाद रेफरेंडम भी होगा इंशाअल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर, और इसमें हम, अगर हुकूमत ने ये बिजली की कीमतों पर इम्पैक्ट नहीं डाला, ये जो 5 IPPs बंद हुई हैं, 8 का मुआहदा मुकम्मल हुआ है, 18 से मजीद बात हो रही है। और मैं इस पर यह भी कहना चाहता हूं कि फौजी फाउंडेशन, ये 5 IPPs हैं इनकी, इनसे निगोशिएशन का अमल प्रॉपर तरीके से मुकम्मल होना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि इसमें जो हमारी आर्मी है वो इन तमाम मामलात से लाताल्लुक रहे और उनकी कैपेसिटी पेमेंट चलती रहे। जब कौम कुर्बानी दे रही है तो पाकिस्तान का हर इदारा कुर्बानी दे। तो मेरा ये मुतालबा है आर्मी चीफ से कि वो इस पर इनिशिएटिव लें और गवर्नमेंट के साथ बैठकर ये 5 IPPs जो फौजी फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम हैं, इनकी कैपेसिटी पेमेंट को भी खत्म होना चाहिए। इनमें से जो प्लांट बंद हो सकते हैं वो बंद हों, और जो रीनिगोशिएट हो सकते हैं वो रीनिगोशिएट किए जाएं, ताकि बोझ कम हो हमारा। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि जब हुकूमत ये कहती है कि पंजाब ने 14-14 रुपए फी यूनिट 2 महीने के लिए कम किए और ये 40-45 अरब रुपए का इंपैक्ट आया, तो इसका मतलब यह है कि पूरे साल अगर सिर्फ पंजाब में बिजली की कीमत 20-25 रुपए कम कर दी जाए तो यह इंपैक्ट 150 अरब रुपए से ज्यादा, 200 अरब रुपए से ज्यादा नहीं होगा। और अगर पूरे मुल्क में यह काम किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि 1000-1200 अरब रुपए से ज्यादा नहीं होगा। हम ये कहते हैं कि जो कॉस्ट है, बिजली की लागत है, उस लागत के मुताबिक बिजली का बिल आए तो ये सब मिला के 2000 अरब रुपए से ज्यादा का इंपैक्ट नहीं है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस सब मिलाकर भी 2000 अरब रुपए से ज्यादा का नहीं, और ये 2000 अरब रुपए वो हैं जो हम कैपेसिटी पेमेंट में अदा कर रहे हैं, नाजायज अदा कर रहे हैं, जो बिजली बनती नहीं है उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। इसका मतलब यह कि सिर्फ इक़दामात की जरूरत है, स्मार्ट वर्किंग की जरूरत है और कौम के लिए कुछ करने की जरूरत है। अगर अपने मफादात को देखेंगे, अपनी पार्टी के लोगों को देखेंगे, ऐसे सनतकारों को देखेंगे कि जिन पर अगर ज्यादा बात करेंगे तो वो उनको फंड देना बंद कर देंगे, उनके ATM बनना खत्म हो जाएंगे, स्पॉन्सरशिप खत्म हो जाएगी लोगों की, तो फिर कौम का भला नहीं होगा। चंद हाथों की वजह से पूरी कौम की तबाही नहीं होनी चाहिए। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि जो IPPs हैं उनसे रिनिगोशिएट किया जाए, और जो जो होता जा रहा है उसका इंपैक्ट हर महीने बिजली के बिलों में आना चाहिए। इस वक्त आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत मजीद कम हुई है, 5% कम हुई है, और $68 फी बैरल जो है वो इस वक्त पेट्रोल ऑयल की कीमतें हो गई हैं। इसका इंपैक्ट फौरी तौर पर, अब ये जो 31 तारीख को अनाउंसमेंट होगी, कम से कम 20-25 रुपए पेट्रोल की कीमत में, इसकी ओरिजिनल कीमत में, और 60 रुपए की लेवी, इसकी कोई जवाज नहीं है। इस लेवी को जो है वो खत्म होना चाहिए। ये आप इंपैक्ट पेट्रोल में डाल दें और बिजली की कीमत कम कर दें, आपकी मईशत एकदम से ग्रो करना शुरू कर देगी, सारे मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। 1-2 साल में इसका ऐसा इंपैक्ट आएगा कि मुल्क में जो मायूसी है खत्म होने लगेगी। लेकिन उसके लिए इक़दामात की जरूरत है। जब आप इक़दामात नहीं करते हैं और अपने मफादात को देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर उसमें वही मायूसियां फैलती हैं, और वो नौजवानों में खास तौर पर। अब ये आलमी बैंक रिपोर्ट दे रहा है 16 लाख नौजवान हैं जो सालाना, जिनको रोजगार के मौके कम हो रहे हैं, 16 लाख हर साल। और इसी तरह गुर्बत की शरह 40.5 हो गई है।
आप अंदाजा लगाइए वो कौन से आदाद शुमार हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है, जो हुकूमत बयान कर रही है। गुर्बत की लकीर से नीचे लोग जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई कम नहीं हो रही, बिजली की कीमत कम नहीं हो रही, गैस की कीमत बढ़ रही है। और अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को एक मेयार बनाते हैं तो सब जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, किस तरह के सट्टे हो। मैं इस पर ज्यादा बात करके किसी के हक और किसी के खिलाफ जाकर मजमूई मुल्क की मईशत के हवाले से कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहता। इसका इम्पैक्ट जो है वो कुछ और भी होता है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज भी रियल पिक्चर नहीं देती है, बड़े सट्टेबाजों का गेम होता है ये। इसलिए सिर्फ उसके आदाद शुमार की बुनियाद पर आप मुल्क की मईशत का तयन नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कि उसका फौरी तयन तो ग्रॉसरी स्टोर पे हो जाता है, चीजें खरीदते हुए होता है, पेट्रोल डलवाते हुए हो जाता है। तो इसलिए इन तमाम चीजों के ऊपर हुकूमत को अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। एक अहम मसले की तरफ हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं पूरी कौम की, और बिलखुसूस पंजाब में। इस वक्त पंजाब हुकूमत ने जिस तरह 13,000 स्कूलों को प्राइवेटाइज करने की बात की है। जब हम कहते हैं प्राइवेटाइज तो वो फौरन कहते हैं नहीं हम प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, बल्कि गोद लेने वाली स्कीम है ये, जिसमें हम NGOs को ये स्कूल दे रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन 13,000 स्कूलों की यह हालत किसने की है, जिसके बाद आप इस बोझ को अपने सर से उतारना चाहते हैं। कहते हैं कि यहां पर हालात अच्छे नहीं है, टीचर प्रॉपर नहीं है। तो टीचर प्रॉपर नहीं है तो 40-45 साल से नून लीग की हुकूमतें बदल बदल के यहां पर, बीच में थोड़े से आए होंगे, तो क्यों यहां पर टीचर्स भर्ती नहीं हो रहे? क्यों यहां पर बोसीदा हो गई हैं इमारतें? क्यों बुनियादी सहूलतें इन स्कूलों में मौजूद नहीं है? और टीचर्स का अपॉइंटमेंट इतने तवील अरसे से क्यों नहीं हो रहा? जो मौजूद हैं उनको परमानेंट क्यों नहीं कर रहे? तो ये सारे सवालात किससे करें हम? हुकूमत ने यह तरीका इख्तियार कर लिया है कि जो सरकार के तहत चलने वाली चीजें उनकी जिम्मेदारी है, पहले इन इदारों को करते हैं तबाह, इसमें करते हैं करप्शन, इसको लूट के खाते हैं, और फिर जब ये बर्बाद हो जाता है तो कहते हैं ये हमारे ऊपर बोझ है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये दूसरों को दे दें। और ये कहते हैं कि हम मॉनिटरिंग करेंगे और हम देखेंगे कि कोई NGO या इंडिविजुअल इन स्कूलों को खराब ना कर सकें। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो बराह रास्त सरकार के तहत स्कूल की मॉनिटरिंग नहीं कर सके, वो किसी प्राइवेट पार्टी को देकर कैसे मॉनिटरिंग करेंगे? इससे होगा ये कि 10-20% लोग तो शायद इसको कुछ अच्छा चला लें, लेकिन बाकी सब करप्शन का धंधा बन जाएगा। और फिर जो NGOs आती हैं बहुत सारी, तो अपना एजेंडा साथ लाती हैं। तो तालीम ऐसा शोबा नहीं है कि जिसमें हम NGOs के हवाले कर दें उसको। जो सरकार की जिम्मेदारी है तालीम फराहम करना, वो सरकार ही की जिम्मेदारी है। इस तवील अरसे में इन लोगों ने यह साजिश की है कि तालीम जो हमारा हक है, हमारे बच्चों का हक है, और मेयारी तालीम और एक जैसी तालीम सबका हक है, तबकाती तालीम नहीं कि आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप अच्छी तालीम दिलाएं, कम पैसे हैं तो उससे अच्छी, और नहीं है तो आप सरकार में चले जाएं। ये नहीं है। सरकारी एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों को, और ये हमारा हक है, खैरात नहीं है। इस हक से हमें महरूम करो और फिर उसके बाद बोझ भी उतार दो, तो ये कोई तरीका नहीं है, इसकी मुजाहिमत की जाएगी। टीचर्स हमारे पास आए 2 दिन पहले, उनकी तमाम ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी अहम तरीन थी, सब ने हमसे मीटिंग की है। हमने उनसे कहा है कि हम आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, लीगल सपोर्ट भी करेंगे, और सड़कों पे भी एहतिजाज आप करेंगे, और तो हम आपके साथ खड़े होंगे। इसलिए कि यह आपका मसला नहीं है, यह हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। आप सोच सकते हैं कि कितने लोग हैं पाकिस्तान में, 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हों, और वहां सरकार की एजुकेशन उनके दस्तरस से बाहर की जा रही हो, और फिर उसको तबाह किया जा रहा हो। तो यह कैसे मुमकिन है कि कौम आगे बढ़ सकती है? लिहाजा इस पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा पंजाब हुकूमत को भी, और ये बाकी जगहों पे भी, सिंध में भी शुरू हुई है और बाकी जगहों पे भी। तो ये कोई पॉलिसी नहीं है। ये इन्होंने खास तरीका इख्तियार किया है कि पहले सरकार के तहत चलने वाले इदारे तबाह करते हैं। PIA बेहतरीन एयरलाइन, उसको बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया, करप्शन की, लूटमार की, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सब ने मिलकर तबाह की। और जब ये तबाह हो गई तो कहते हैं कि इतनी तबाह हाल है, तो इदारे बोझ हैं हम पर। ये तो जो है स्टेट ओन्ड जो एंटरप्राइजेज हैं, SOEs, ये कौम के ऊपर बोझ हैं। तो भाई ये बोझ बनाया किसने? ये तो प्रॉफिट में थी। 2008 तक पाकिस्तान स्टील प्रॉफिट में थी, ये प्रॉफिट से लॉस में कैसे आई? उन लोगों को तो सामने लाओ जिन्होंने इसको बर्बाद किया, जो इसका माल बेच के खा गए, जो इसका रॉ मटेरियल खा गए। और इस वक्त भी जो सैलरी पैकेज है महाना, वो करोड़ों रुपए का है, जो मनपसंद लोगों को बिठाया हुआ है पाकिस्तान स्टील में।
और वो किस चीज के पैसे ले रहे हैं जब स्टील मिल बंद पड़ी हुई है, 10 साल के करीब हो गए, स्टील मिल बंद पड़ी हुई है और मैनेजमेंट बनाई हुई है, और पिछली हुकूमत ने भी ये काम किया, उससे पिछली हुकूमत ने भी किया, और अभी भी ये चल रहा है। तो ये बोझ हम उठाएं, इनकी 30-30, 40-40, 20-20 लाख रुपए की सैलरीज का, उस पर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इदारे को नहीं चलाएंगे। इसी तरह से आप पाकिस्तान रेलवे के ऊपर इनकी निगाहें, और बहुत सारे इदारों पर निगाहें। तो पहले ये अच्छे इदारों को तबाह करते, फिर उसके बाद उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, करप्शन करने वाले आजादी से हुकूमतों में शामिल होते हैं, और जब ये तबाह हो जाते हैं तो औने पौने बेचने की बात करते हैं। और अब सूरत हाल इन्होंने ऐसी कर दी है कि जाहिर है जब आप इतना बर्बाद कर देते हैं इदारे को तो खरीदने वाले लोग नहीं आते सामने, तो एक मुश्किल में इन्होंने डाल दिया। तो गवर्नेंस फिर क्या होती है? अगर आप इदारे चला नहीं सकते, स्कूल चला नहीं सकते, हर एक को कहते हैं कि ये बोझ है, इनको उतार दो, तो सबसे बड़ा बोझ तो ये हुक्मरान पार्टियां हैं इस वक्त पाकिस्तान पर। और अब तो फैसला ही पाकिस्तान के अवाम को यह करना है कि 25 करोड़ इंसान इस बोझ को जब तक नहीं हटाएंगे जो इस हुक्मरान तबके की सूरत में हमारे ऊपर मुसल्लत है। चंद लोग पूरे मुल्क को खा रहे हैं, चंद जागीरदार, चंद बड़े सरमायादार, चंद जो है वो ऐसे लोग कि जो हर हुकूमत में शामिल होते हैं, और वो लोग कि जो अपनी पोजीशनों का फायदा उठाकर कोई स्मगलिंग में मुलव्वस है, कोई एफसी का बड़ा बना हुआ है और वहां से अरबों रुपए खा रहा है। तो ये सारे लोग चंद लोग हैं, ये अपने इदारों को भी खराब कर रहे हैं और ये हुकूमत का निजाम भी खराब। सबसे बड़ा बोझ तो ये है, लेकिन इस बोझ को हटाने के लिए आवाम को एक बड़ी जिद्दोजहद करनी होगी, पुरअमन सियासी मुजाहिमत करनी होगी। और अब तो तजर्बे से बात पता चल रही है कि लोग तवक्को रखते हैं पार्टियों से, पार्टियां बिक जाती हैं, पार्टियों के लोग बिक जाते हैं, समझ में नहीं आता कि किसके ऊपर एतबार करें। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के एतबार से और अपनी जिद्दोजहद के लिहाज से मैदान अमल में मौजूद है। मैं पाकिस्तान के लोगों से ये कहता हूं कि हमारे साथ इन कमेटियों का हिस्सा बने, हमारी मेंबरशिप में मजीद आएँ और इंशाअल्लाह हम मिलकर एक बड़ी तहरीक इसको मजीद गैरअप करेंगे और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह पेशरफ करेंगे। अल्लाह ताला हमें अपने इन मकासद में कामयाब फरमाए। एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं और वो है ये लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। 2015 के बाद पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, केपी में भी कोर्ट के कहने पर इलेक्शन हुए थे, सिंध में कोर्ट गए हम, धक्के खाए, 4 मरतबा कैंसिल हुए, इलेक्शन हुए और उस पर भी कब्जा कर लिया। इस वक्त कराची में कब्जा मेयर सिस्टम मौजूद है। और इसी तरह से जो है वो बलोचिस्तान में भी बस जिस तरह के इलेक्शन होते हैं सबको मालूम है। तो ये जो लोकल बॉडीज एम्पावरमेंट है ये होनी चाहिए, लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता और कई बार इलेक्शन अनाउंस होता है, फिर ये कानून में तब्दीली कर देते हैं और फिर उसके बाद इसको डिले कर देते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल गली मोहल्लों की है, यानी लाहौर के बारे में बहुत इंप्रेशन है और वाकईतन जाहिर है इसमें डेवलपमेंट हुई भी है माजी में, लेकिन इस वक्त जो गली मोहल्लों की सतह पर सूरत हाल यहाँ भी अच्छी नहीं है। हम कल सरगोदा गए थे, वहां लोग जलसों में बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं वो एड्रेस नहीं हो रहे और फिर हुकूमतों को ये शौक होता है कि जिन चीज़ों का ताल्लुक बिल्कुल निचली सतह पर बल्दियाती इख्तियार से है वो भी अपने हाथ में ले लेती हैं। अब ये जो पार्क्स का और हॉर्टिकल्चर का शोबा है इसकी भी अथॉरिटी बना लो, हर चीज़ की अथॉरिटी बनाकर सूबाई हुकूमतें अपने कब्जे में ले लेती हैं। 18वीं तरमीम में सूबों को तो इख्तियार मिल गया और फंड मिल गए, लेकिन सूबों ने निचली सतह पर इख्तियार मुंतकिल नहीं किए, जिससे आम आदमी परेशान होता है। तो ये जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है ये लोकल बॉडीज नहीं है, लोकल गवर्नमेंट्स हैं और ये एक टियर ऑफ गवर्नमेंट है और इस तरह से इनका जो है वो पूरा इख्तियार मुतय्यन होना चाहिए, लेकिन इस पर कोई पार्टी काम करने के लिए तैयार नहीं है। 26वीं तरमीम के लिए सबने दौड़ें लगाई थी और सब अच्छे बच्चों की तरह कोई डायरेक्ट और कोई इनडायरेक्ट इसमें मुलव्वस हुआ था और ये अदलिया के साथ इतना बड़ा मजाक हुआ है। 26वीं तरमीम के हवाले से हमारी मुशावरत का अमल जारी है, एक फेज़ मुकम्मल हो गया है और अनकरीब इंशाअल्लाह चंद दिनों में हम जो है वो इसको चैलेंज करेंगे अदालत में। बहुत शुक्रिया। हमने पहले भी इस पर बात की है और ये बड़ी बदकिस्मती है कि अदालत जो एक आखिरी जगह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तमाम तर जगहों के बाद ज़ाहिर इंसाफ और कहाँ से मिल सकता है।
लेकिन वहाँ भी अगर जजेस पार्टीबाजी में मुलव्वस हो जाएं और दो हिस्सों में तकसीम हो जाएं तो इससे बढ़कर अफसोस का मुकाम कोई नहीं हो सकता। और मुझे अफसोस है कि जो भी हमारे ये सब करता धरता रहे हैं, चाहे वो अदलिया से ताल्लुक़ रखते हों या हुकूमत से, इन्होंने ही इस तकसीम को पैदा किया है। और मज़ीद 26वीं तरमीम के बाद तो उन्होंने पूरा कब्ज़ा करने की कोशिश की है हुकूमत ने, कि अपनी मर्ज़ी से फिर जज बनाएंगे और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाएंगे। ज़ाहिर है इसको चैलेंज करेंगे। नहीं, उसकी वजह है ना, जिससे मुज़ाकरात ना करो की बात है, उससे कितने मुज़ाकरात हो चुके हैं। 1948 से मुज़ाकरात ही हो रहे हैं ना भारत से, तो उसका आउटकम तो बताएं ना पहले। और दूसरी बात यह है कि वो 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार है, वो तो आगे बढ़ रहा है। और आप या तो तय कर लें ना कि फिर कश्मीरियों की कुर्बानी, आप कहते नहीं है कोई बात नहीं, कब्जा दुरुस्त है, जो चाहे वो करते रहे। वो तो अब आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा है, तो आप कहें नहीं हम तो आज़ाद कश्मीर बचाएंगे। खुदा ना खास्ता वो कल किसी और शहर की बात करे तो नहीं नहीं करके देखें, हम यूं कर देंगे। तो बातों से तो कुछ नहीं होता। आपको तो या तो देखें ना, वो भी कोई अच्छा काम करे ना, फौजी विड्रॉ कर ले कश्मीर से, चलो बातचीत शुरू करते हैं। उसने तो 7 लाख से 10 लाख कर दिया फौजों को, मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्सेस को। उसने जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का वो खत्म कर दिया। कश्मीर हमारी नजरियाती जो है वो भी है, असास है। और उसके साथ साथ आप उसको तो देखें, आप पानियों का निसार उसके ऊपर है, हमारी मईशत का निसार उस पर है, हमारे खेतों खलियानों का निसार उस पर है। तो हम कैसे कह दें कि जनाब सब चीजें एक तरफ कर दो और उनसे बातचीत शुरू करो, जबकि बातचीत से भी कुछ निकलने वाला तो नहीं है। क्या हमने 77-78 साल में और उससे पहले की जो तारीख है, ये बरहमन साम्राज्य का माइंडसेट नहीं पड़ा है? उन्होंने एक दिन के लिए भी पाकिस्तान को कबूल नहीं किया है। और अमेरिका इनको खित्ते में जो है वो भारत को अपना वो बनाना चाहता है, जो ठेकेदार और पुलिसमैन। तो इस पूरे सिनेरियो में हम कोई ऐसी बात नहीं करते कि जिसका ताल्लुक महज जज्बात से है। ये लॉजिकल बात है कि आप उस भारत से तो दोस्ती, और उसके साथ जितनी भी तिजारत के मामलात हैं, उन सारी तिजारतों में बेनिफिशरी भारत है। चलें इस पर भी आकर देख लीजिए आप, चाहे आप आलू प्याज की सियासत करते हो या किसी और चीज की, आपके पास अपनी अलग मार्केट्स मौजूद हैं। और दूसरी बात यह है कि जब मैं ये बात करता हूं कि अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का 40-45 साल का ऐसा साथ है कि जिसमें हमने अपने दिल खोलकर अफगानों की मेजबानी की है। और उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि चंद लोगों के किसी अमल की वजह से पूरी कौम से अगर आप नफरत करेंगे तो आपको भी क्या मिलेगा। आज जिन हालात में अफगानिस्तान से कुछ मुमालिक ने अगर कोई राह रस्म रखे हुए हैं, तो कल वो नहीं रहेंगे। ये मुसलमानों को इस बात को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि मुसलमानों से दुश्मनी करके आप गैरों से कोई ज्यादा फायदे हासिल कर सकते हैं। हमारी बुनियादी जो स्ट्रेंथ है वो उम्मत है, ये खित्ता है जिसमें हमने मिलकर काम किया है। तो इसलिए चंद लोगों की गलतियों को आप पूरी कौम पर महमूल नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है उस पूरी जंग में जो रूस के साथ हुई, और उस पूरी जंग में जो अमेरिका की जंग थी पाकिस्तान में। इसलिए हम ये बात कहते हैं कि उनसे बातचीत होनी चाहिए। जी, अच्छा, ये बातें पहले भी ज़ाहिर है ये नून लीग वगैरह के ज़रिए से ही कहलवाई जाती हैं, और ऐसे सहाफ़ी आपको हर दौर में मिलेंगे जो एशियन टाइगर बना देंगे, फिर वो आपको जो है वो हाथी बना देंगे। लेकिन बहैसियत मजमूई उतना तारीख़ का सबक जानते हैं ना, वो उस स्ट्रगल से वाकिफ़ हैं जो कश्मीर में हो रही है, और ना वो जो है वो बरहमन साम्राज्य का माइंड सेट जानते हैं जो लोग ऐसी बातें करते हैं। तो उनको करने दें, वो पहले भी करते रहे हैं। एजेंडे पे ये लोग इस तरह की बातें करते हैं, कोई ये तज्जिया नहीं होता, एजेंडा होता है। दूसरी बात यह है, आपने 27वीं तरमीम का इस वक्त जो शोशा छोड़ा गया है ना, वो 26वीं तरमीम से नजरें हटाने के लिए है, उसको कबूल करने के लिए। जब 27वीं आएगी तो वो भी देख लेंगे। अभी तो 26वीं तरमीम है, नाजायज है, गलत है, इसको चैलेंज करेंगे। जी,
नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ना कि टीचर्स हमारे पास आए थे, उसमें से एक अहम मसला ये भी है कि उनको जिस पूरे प्रोसेस से, हुकूमत ही के एक प्रोसेस से गुजर कर अगर एक अपॉइंटमेंट हो गई है, अब आप दोबारा से ये कर रहे हैं और ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब आप छाटियाँ करना चाहते हैं, जब आप स्कूल बेचना चाहते हैं, जब आप तालीम का बोझ सर से हटाना चाहते हैं, तो इससे बिल्कुल ये बात पता चलती है कि हुकूमत का इंटेंशन सही नहीं है। लिहाजा इसको नहीं होना चाहिए। इस तरह तो फिर हर जगह पर बार बार इम्तिहान लेना शुरू कर दें आप। भाई हुकूमत का एक सिस्टम असेसमेंट का मौजूद है ना, उस सिस्टम को आप फॉलो करें ना, बजाय इसके कि आप इस तरह के अमल से लोगों को गुजारें जिसमें शुकूक व शुबहात बढ़ जाएं। तो ये ठीक नहीं है। ये तो हमारी तो बस बात इसमें यही है कि ये स्कूल जो फरोख्त किए जा रहे हैं या गोद दिए जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू।